हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। आज के वीडियो में मैं MCS 024 जो जावा का क्वेश्चन पेपर है, इग्नू के BCA का, उसका दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने Q1 एंड Q2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। ये सेकंड पार्ट है या लास्ट पार्ट है आपकी इस वीडियो का। इस पार्ट में मैं Q3, Q4 और Q5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस पे कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है इस कोर्स में। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में मैंने Q1 और Q2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि भैया थ्रेड क्या है और प्रोसेस क्या है और इसका लाइफ साइकिल एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो थ्रेड क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जैसे आपने कोई सी लैंग्वेज में या किसी भी जावा की लैंग्वेज में मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है जी। प्रोग्राम अभी लिखा है, लिखकर आपने हार्ड डिस्क में सेव करके रखा हुआ है, तो ये आपका प्रोग्राम कहलाएगा। जब एक प्रोग्राम को आप रन करते हो, कंपाइल और रन का इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ये प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ए प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो ये मेमोरी रिसोर्सेज को या बाकी कोई और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। जब आपका प्रोसेस चल रहा है, जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो उस प्रोग्राम के अंदर आपके थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। थ्रेड्स क्या है? जैसे कि एक प्रोग्राम में छोटे छोटे 3-4 यूनिट्स हैं, 3-4 थ्रेड्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे एक थ्रेड चल रहा है 1 से लेकर 5 तक का, और दूसरा थ्रेड भी चल रहा है 1 से लेकर 5 तक का। पूरी लूप चलने का वेट नहीं करना है हमें। अगर आप इसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हो तो इट इज़ पॉसिबल कि आप 2 तक लूप चला के इसको रोक के इसके पास आ जाओ, फिर 2 तक ये लूप चला के इसको रोक के वापस इसके पास आ जाओ, फिर 2 तक लूप चलाओ, फिर इधर 2 तक लूप चलाओ, फिर एक बार ये चलाओ, फिर एक बार ये चलाओ। इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल वर्क एट वंस, यू कैन डू इट इन पार्ट्स, एंड ड्यूरिंग दोज स्टॉपेज फेसेस आप क्या कर सकते हो, दूसरे ट्रांजेक्शन्स या दूसरे थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये थ्रेड है, ठीक है ना। तो पहले थ्रेड और प्रोसेस का डिफरेंस देखते हैं। अगेन वही कि प्रोसेस का ही पार्ट है छोटा यूनिट, प्रोग्राम का इंस्टेंस होता है आपका प्रोसेस। थ्रेड कौन बनाएगा? थ्रेड बनाने के लिए आप जावा की कोडिंग में थ्रेड क्लास या रनेबल इंटरफेस का इस्तेमाल करोगे। प्रोसेसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हो वो अपने आप प्रोसेस बनाता है। ये मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं सारे थ्रेड्स। अगर जैसे 2 थ्रेड चल रहे हैं ना, तो ये सेम मेमोरी को ही शेयर करेंगे। प्रोसेस की सबकी अपनी मेमोरी होती है, ठीक है ना। थ्रेड्स दूसरे थ्रेड्स के साथ एक ही प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोसेसेस की कम्युनिकेशंस के लिए एक प्रोसेस होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और सॉकेट्स और पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता होता है, ठीक है ना। फिर आता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है? यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि T1 चल रहा था, लेकिन 2 बार चलाने के बाद आपने स्विच करना है इस तरफ। कंटेक्स्ट स्विचिंग इसकी फास्ट होती है क्योंकि आपकी मेमोरी शेयर है, इसमें स्लो होती है। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो हीप मेमोरी या फाइल्स की फॉर्म में रखे जाते हैं। इसके रिसोर्सेज अपने रिसोर्सेज होते हैं जो दूसरे प्रोसेसर से अलग माने जाते हैं। थ्रेड बनाने के लिए कोड क्या है आपका? जावा के अंदर ये चीज़ आपका थ्रेड बनाने का कोड है, और इस मेथड से आपका थ्रेड चलता है। लेकिन प्रोसेसेस को अगर जावा में इम्प्लीमेंट करना है तो ये मेथड है, रन टाइम क्लास का गेट रन टाइम मेथड है, और एग्जीक्यूट में आप कोई कमांड दे सकते हो एग्जीक्यूट करने को। तो ये आपका थ्रेड और प्रोसेस का डिफरेंस था। अब उसने थ्रेड का लाइफ साइकिल बोला था। भैया लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड, लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल में होता क्या है? जैसे एक ह्यूमन होता है कोई बंदा, तो ह्यूमन का लाइफ साइकिल क्या है? पहले बंदा बॉर्न होता है, ठीक है ना, फिर चाइल्डहुड शुरू हो जाता है, ठीक है ना, फिर यंग एज आती है, ठीक है ना, फिर ओल्ड एज आती है, फिर डेथ आती है। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है। हाँ, डेथ किसी भी फेस में आ सकती है ना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यंग हुए उसके बाद चाइल्ड हो गए और उसके बाद बॉर्न हो गए, ये नहीं हो सकता। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चलता है। जैसे ह्यूमंस का ये लाइफ साइकिल है,
वैसे ही जब आप जावा के अंदर थ्रेड बनाते हो तो थ्रेड के भी कई फेसेस होते हैं। पहला न्यूबॉर्न फेस, फिर रनिंग फेस, फिर रनेबल फेस, फिर ब्लॉक्ड फेस और फिर डेड फेस। इसके भी 5 फेस आते हैं। न्यूबॉर्न फेस में क्या होता है, जब आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, जब आप ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो होता है आपका न्यूबॉर्न स्टेट। जब आप T1 डॉट स्टार्ट मेथड कॉल करते हो, स्टार्ट मेथड कॉल करके आपका थ्रेड चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये एक्टिव थ्रेड्स की लिस्ट में आ जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी उस एक्टिव थ्रेड की लिस्ट में 2-3 थ्रेड पड़े हुए हैं। जो आपका प्रोसेसर है या जो आपका कंपाइलर है वो इन सारे थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली नहीं चला रहा है। मान लीजिए वो T3 को चला रहा है और अभी अभी आपने T4 एंटर किया है, तो जो थ्रेड चल रहा है वो रनिंग स्टेट में होता है, और जो थ्रेड अभी वेटिंग में है, जैसे ये वेटिंग में है ये सारे, ठीक है ना, तो इन सबको हम रनेबल स्टेट कहते हैं। रनेबल से रनिंग में स्विच करने के लिए जावा के अंदर यील्ड मेथड भी होता है। किसी भी चलते हुए थ्रेड को आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, जब रोकोगे तो वो ब्लॉक स्टेट कहलाएगा। रोकने के लिए जावा में मेथड है सस्पेंड, स्लीप एंड वेट। रुके हुए थ्रेड को वापस आप एक्टिव थ्रेड्स की लिस्ट में डाल सकते हो, उसके लिए रिज्यूम, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता होता है। कभी भी थ्रेड को आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो, डेथ करना चाहते हो, तो आप स्टॉप मेथड कॉल कर सकते हो। जहाँ कहीं से भी आप स्टॉप मेथड कॉल करोगे आपका थ्रेड वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसकी एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड का डायग्राम बना सकते थे। अब जो मैंने बोला है वही उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। तो क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी थी आपने, वही चीज़ कि भैया जब आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये न्यूबॉर्न स्टेट में आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये इसको कॉल करोगे। रनेबल स्टेट में क्या होता है, जब आप स्टार्ट मेथड कॉल कर लेते हो तो अपने आप वो रनेबल स्टेट में आ जाता है। रनेबल स्टेट में वो प्रोसेसर की अवेलेबिलिटी की वेट कर रहा होता है। रनिंग स्टेट में क्या होता है, जब आपका रन चलना शुरू हो जाएगा तो वो जब प्रोसेसर उसको अलॉट हो जाएगा तब ये चलना शुरू हो जाएगा। टर्न स्विच करने के लिए यील्ड मेथड होता है। फिर ब्लॉक्ड एंड वेटिंग, टेम्परेरीली इनएक्टिव करना अपने थ्रेड को, थोड़ी देर के लिए रोकना है। जैसे एक थ्रेड है वो प्रिंटर की अवेलेबिलिटी की वेट कर रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए रोकना है, तो ये ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट की मदद से होता है। एंड देन कम्स लास्ट डेथ स्टेट। ब्लॉक स्टेट के अंदर ये मेथड्स कौन कौन से लगते हैं और डेड स्टेट में क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। तो ब्लॉक करने का एक तरीका है वेट। अगर आपने वेट मेथड कॉल किया है तो आपका थ्रेड वेट कर रहा है। इस थ्रेड को वापस रिज्यूम करने के लिए आपको नोटिफाई या नोटिफाई ऑल नाम के मेथड्स को कॉल करना पड़ता है। फिर होता है स्लीप। स्लीप टाइम इन मिली सेकेंड्स लेता है। जैसे आपने लिख दिया स्लीप 1000 मिली सेकेंड्स हैं ये, जो कि 1 सेकेंड के इक्वल होते हैं। ऐसे में आपका थ्रेड 1 सेकेंड के लिए चलेगा नहीं, वेटिंग में रहेगा। सस्पेंड भी कर सकते हो अपने थ्रेड को। अगर आपने सस्पेंड किया है और उसको दोबारा रीएक्टिवेट करना है तो रिज्यूम मेथड कॉल करना पड़ेगा। डेड स्टेट क्या होता है, दो तरीकों से आप डेड स्टेट पे आ सकते हो। या तो आपका थ्रेड काम कंप्लीट कर ले और एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए नॉर्मली, या आप इन बिटवीन थ्रेड को रोक सकते हो। अगर आप इन बिटवीन थ्रेड को रोकना चाहते हो तो आप स्टॉप मेथड को कॉल करते हो। तो ये आपका थ्रेड और प्रोसेस का डिफरेंस और थ्रेड का लाइफ साइकिल था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का बी पार्ट, एप्लेट सर्वलेट क्या होता है, एप्लेट को आप कैसे वेब पेज में इंक्लूड करते हो, उस पर फोकस करते हैं। तो एप्लेट्स और सर्वलेट्स क्या है। एप्लेट्स आजकल के ब्राउजर सपोर्ट ही नहीं करते हैं। एप्लेट्स अब पुराने हो गए हैं, अब इनको यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन जो सर्वलेट्स हैं वो अभी भी यूज़ होते हैं। सर्वलेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में कंसिडर किए जाते होते हैं, ठीक है ना। तो पहले एप्लेट्स और सर्वलेट का डिफरेंट देख लेते हैं। कहता ये स्मॉल जावा प्रोग्राम होते हैं एप्लेट्स, जो एक मशीन पे चलते हैं और दूसरी मशीन पे रन होते हैं। लेकिन जो सर्वलेट है, सर्वलेट क्या करते हैं, आपके सर्वर की कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करने का काम करते हैं। एप्लेट्स रन होते हैं क्लाइंट साइड पे। जैसे ये सर्वर है, सर्वर को लिंक किया क्लाइंट के साथ, क्लाइंट सर्वर ने डेटा क्लाइंट को सेंड किया, क्लाइंट पे आके रन होंगे। लेकिन जो सर्वलेट्स हैं वो सर्वर साइड पे रन होते हैं, ठीक है ना। एप्लेट्स क्या करते हैं, इंटरेक्टिव फीचर्स प्रोवाइड करते हैं आपकी वेब एप्लीकेशंस को। सर्वलेट्स क्या होते हैं, कहते हैं ये वेब टेक्नोलॉजीज, डायनामिक वेब टेक्नोलॉजीज या सर्वर साइड लैंग्वेजेस लाइक PHP और ASP.NET का अल्टरनेटिव होता है। एप्लेट के लाइफ साइकिल में ये 5 मेथड्स आते हैं। सर्वलेट के लाइफ साइकिल में सिर्फ 3 मेथड आते हैं, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। एप्लेट जब चलेगी तो वो AWT और स्विंग क्लासेस को, AWT और स्विंग पैकेजेस का इस्तेमाल करेगी। इसको किसी इंटरफेस की जरूरत नहीं होती है। एप्लेट्स क्लाइंट मशीन पे ज़्यादा रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। सर्वलेट्स सर्वर्स की सिक्योरिटी के अंदर होते हैं तो कोई रिस्क क्रिएट नहीं होता। एप्लेट जावा स्टैंडर्ड एडिशन का पार्ट है, सर्वलेट्स जावा एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। इसको चलाने के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, इसको चलाने के लिए कम बैंडविड्थ चाहिए। ये सिंपल सा एप्लेट और सर्वलेट का डिफरेंस है।
अगेन आपको 8-8 9-9 डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन हो या 7 नंबर का क्वेश्चन हो या स्टेप्स के साथ आता हो तो 4 से 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसने बोला था कि भाई एप्लेट बनाते कैसे हो, तो एप्लेट बनाते कैसे हैं भैया, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया कि पहले आप क्या करो, AWT पैकेज कॉल कर लो, एप्लेट पैकेज कॉल कर लो और अपनी एप्लेट क्लास बना लो, तो ये आपका कोड बन जाएगा। जब आपका ये कोड बन गया तो आपने क्या करना है, इस एप्लेट को कंपाइल कर लेना है। कंपाइल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने HTML फाइल लिखनी है। उस HTML फाइल के अंदर आपके एप्लेट टैग का होना जरूरी है, या जो नया टैग चल रहा है ऑब्जेक्ट टैग, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। हमने यहाँ पे एप्लेट टैग का इस्तेमाल किया है, ये रहा। और ये जो आपने क्लास का नाम रखा है माई एप्लेट, उसको कोड में माई एप्लेट डॉट क्लास के नेम से कॉल किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना एप्लेट पहले जावा कोड लिखोगे यहाँ पे और फिर आप अपना HTML कोड में इसको लिंक करोगे। जब आपका ये हो गया, अब आप अपने एप्लेट को कंपाइल और रन कर सकते हो। तो कंपाइल करने पे क्या करोगे, आप अपनी डॉट क्लास फाइल बना लेना, HTML फाइल। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप एप्लेट का कोड लिखोगे, जो आप HTML का कोड लिखोगे और जो आप डॉट क्लास फाइल बनाओगे एप्लेट को कंपाइल करके, ये तीनों आपकी एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर के अंदर होना चाहिए, नहीं तो ये चलेगा नहीं। उसके बाद अपने वेब पेज को चला सकते हो। उसके लिए आप वेब ब्राउज़र को खोल लेना, लेकिन ध्यान रखना वेब ब्राउज़र एप्लेट्स को सपोर्ट करे। कई मॉडर्न ब्राउज़र्स वही चीज़ बता दी है कि भाई एप्लेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे में आपको ओल्डर ब्राउज़र की जरूरत पड़ जाएगी। जब आप प्लगइन इनेबल करके रखना, इसके लिए आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस लगानी पड़ सकती हैं। तो एप्लेट और सर्वलेट का डिफरेंस और एप्लेट बनाने के स्टेप्स यहाँ पे ख़त्म हुए। अगला क्वेश्चन, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आएंगे। तो अब टॉपिक चलता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या है, एक पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड पड़ा है गेट नाम का। इस पेरेंट क्लास को एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है। इनहेरिट जब करती है तो गेट नाम का दोबारा मेथड बना लेती है। अब सपोज यहाँ पे मैसेज है हाय और यहाँ पे मैसेज है हेलो, तो क्योंकि चाइल्ड और पेरेंट दोनों में गेट फंक्शन है, तो चाइल्ड वाला गेट मेथड जो है वो ओवरराइड कर देगा इसमें गेट मेथड को। ये गेट मेथड पेरेंट का नहीं चलेगा, चाइल्ड का ही चलेगा। इसी को ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया गया है। जब ओवरराइडिंग करो, जब मेथड्स बनाओगे, तो दोनों मेथड्स, ये वाले और ये मेथड का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स एकदम मैच करने चाहिए, ठीक है ना। मेथड ओवरराइडिंग क्या करती है, बने बनाए मेथड्स की एक अनदर डेफिनेशन होती है और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। अगर पेपर में पूछे कि जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव की जाती है, तो आप मेथड ओवरराइडिंग ही लिख सकते थे। ये मैंने इसका सिंटेक्स लिखा है। बेस क्लास बनाई, बेस क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन किया, डिराइव्ड ने बेस को इनहेरिट किया, मेथड 1 दोबारा बना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई सिग्नेचर सेम होना चाहिए, मतलब रिटर्न टाइप नाम और आर्गुमेंट सेम होना चाहिए बेस क्लास का। अगर ये करोगे तो ये ओवरराइडिंग कहलाएगा। फिर उसने एक प्रोग्राम लिखने को कहा था, तो ये रहा आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, एक एनिमल क्लास बनाई। कोई भी एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए, डॉग, कैट, माउस, किसी भी एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एनिमल क्लास बनाई। हर एक एनिमल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो मैंने इसके लिए एक मेथड बना दिया मेक साउंड, और लिख दिया कि कोई भी एनिमल जो है वो कोई ना कोई साउंड तो प्रोड्यूस करता ही है। अब मैंने डॉग क्लास बनाई। डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लिया, क्योंकि डॉग तो एक एनिमल ही है ना, तो एक्सटेंड्स करके। अब ये मेक साउंड मैंने इसका चेंज कर दिया, यानी इस मेथड को दोबारा बनाया, तो ये ओवरराइडिंग होगी। तो डॉग क्लास क्या करती है, डॉग बार्क करता है, तो इसका मैसेज चेंज कर दिया कि डॉग जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो बार्क है। सिमिलरली मैंने कैट क्लास बनाई। कैट क्लास मैंने यहाँ पे म्याऊ लिख दिया है, बाकी कोड सेम रखा है। फिर मैंने क्या किया है, नीचे एनिमल के ऑब्जेक्ट बनाने शुरू किए। अगर मैं सिंपल एनिमल का ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके मेक साउंड मेथड को कॉल करूंगा, तो आउटपुट क्या आएगी, एनिमल मेक्स अ साउंड, ये वाली। अगर इस एनिमल ऑब्जेक्ट को मैं डॉग क्लास का इंस्टेंस पास कर देता हूँ, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट रेफर कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो मैसेज क्या प्रिंट करेगा, डॉग बार्क्स, ये वाला। सिमिलरली फॉर कैट, अगर कैट का रेफरेंस पास करूंगा तो कैट रेफरेंस पास कर देगा। तो इस कोड को लिखने के साथ साथ आप ये एक्सप्लेनेशन पेपर में लिख सकते थे, ठीक है ना। इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड के तीनों क्वेश्चंस ABC पार्ट खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं फोर्थ के ए क्वेश्चन में, जिसमें उसने आपको एक जावा का प्रोग्राम लिखने को बोला था कि भैया एक जावा प्रोग्राम लिखो। उसने ये बोला है कि C ड्राइव के अंदर आपकी एक फाइल फोल्डर बनाना चाहिए जावा फाइल्स, ठीक है ना। नहीं बना है तो बनाओ, और बनाने के बाद इसके अंदर अपना डेटा सेव करके दिखाओ मुझे, या एक फाइल बना के दिखाओ, और जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो उसका कमेंट जरूर करना,
ठीक है ना। तो ये हमारा कोड है इस प्रोग्राम का। तो क्या किया है, जब भी फाइल हैंडलिंग करोगे तो आपको आईओ पैकेज कॉल करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट पैकेज। तो ऊपर मैंने लिख दिया, आपने पेपर में एज इट इज लिख देना था कि कॉलिंग द आईओ पैकेज टू वर्क विद डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। फिर क्लास बनाई अपनी, उसके अंदर मेन फंक्शन लिखा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। जो उसने पाथ बोला था उस पाथ को स्टोर किया मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम ही मैंने स्पेसिफिकली डायरेक्टरी पाथ रख दिया, ठीक है ना। इस डायरेक्टरी पाथ के अंदर जो मैं फाइल सेव करने जा रहा हूं उस फाइल का नाम मैंने रखा है data.txt, और डायरेक्टरी पाथ प्लस data.txt ये क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके का फाइल बनाया। सी ड्राइव 2/ इसलिए क्योंकि डबल कोट्स के अंदर एक स्लैश कंसिडर नहीं किया जाएगा। सी ड्राइव /java files /data.txt, इस लोकेशन पे जाके आपकी data.txt फाइल बनाई जाएगी। तो डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे मेंशन किया, उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल का पाथ मेंशन किया कि ये फाइल सेव हो जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर इस फाइल डायरेक्टरी को बना दिया यूजिंग फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट, फाइल डायरेक्टरी न्यू फाइल डायरेक्टरी पाथ बना दिया है। फिर इसमें ऑब्जेक्ट फाइल बना दी है, फाइल न्यू फाइल फाइल पाथ, मतलब पहले डायरेक्टरी बिल्ड करी है यहाँ पे, फिर इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल बिल्ड करी है। फिर ट्राई कैच के अंदर कोड रखा है कि भाई मैं इस फाइल में राइट करने जा रहा हूँ, तो फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको बोला कि ये फाइल ओपन कर दे राइट करने के लिए। फिर मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट राइट मेथड कॉल किया, राइटर डॉट राइट, उसके अंदर अपना मैसेज लिखा। मैसेज लिखने के बाद स्क्रीन पे एक मैसेज दिया कि भैया आपकी फाइल के अंदर ये डाटा सेव हो चुका है। जब भी आप फाइल राइटर क्लास को यूज करते हो तो पॉसिबल ये होती है कि एक्सेप्शन आ जाए, तो ट्राई को कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कैच ब्लॉक लिखा है जिसमें आईओ एक्सेप्शन को हैंडल किया है। इसके लिए सिस्टम डॉट एरर मतलब एरर, ये एरर रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये आईओ एक्सेप्शन क्या आई है वो दिखा देगा। ई डॉट गेट मैसेज, ये ऑब्जेक्ट था जिसको यहाँ पे यूज़ किया गया है, गेट मैसेज इसका मेथड था जिसको कॉल किया गया है। तो ये आपका प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होती, ये आउटपुट होगी, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया था कि सी ड्राइव के अंदर जावा फाइल नाम का फोल्डर बन गया है और उस फाइल के अंदर ये डेटा नाम की फाइल पड़ी हुई है। जब आप इस डेटा फाइल को खोलोगे तो उसके अंदर आपका ये आउटपुट मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जब आप अगर आप इस कोड को लिखोगे, तो इस कोड से आपकी सी ड्राइव के अंदर जावा फाइल्स का फोल्डर बनेगा जिसके अंदर आपकी data.txt फाइल बन जाएगी और उसके अंदर ये मैसेज लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। ये आपका 4th का ए पार्ट था। अगला था बी पार्ट, भैया JDBC मतलब जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आप किसी डायनामिक वेबसाइट में इंसर्ट और अपडेट करना चाहते हो स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को, तो उसका कोड लिख के दिखाओ। ये सेम कोड जून 2022 में आया था, लेकिन स्टूडेंट्स की जगह एम्प्लॉय कह दिया था उसने, तो वो सेम कोड ही है। मैं आपको ये कोड सिम दिखा देता हूँ। पहले उसने स्टेप्स बोलने को बोला था, तो स्टेप्स क्या होते हैं भैया, प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करते हो आप, पैकेजेस इंपोर्ट करते हो। तो JDBC का पैकेज इंपोर्ट होगा। कौन सा पैकेज है डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, SQL पैकेज है या एडवांस javax.sql पैकेज है। फिर क्या करना है, ये मान लीजिए आपकी फाइल है डाटाबेस वाली और ये आपकी फाइल है जावा वाली। तो जावा और डेटाबेस के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करना होता है। कनेक्शन क्रिएट करने का काम किसका होता है, JDBC ड्राइवर का। तो ड्राइवर को इनिशियलाइज किया, ये कोड एज इज रट्टा मार लेना। फिर कनेक्शन बिल्ड किया। जब आप इस डेटाबेस से कनेक्ट करते हो तो वो आपसे आपकी ऑथेंटिकेशन मांगता है, मतलब यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और डेटाबेस का नाम क्या है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर अपनी आप SQL क्वेरी लिख लेना, चाहे इंसर्ट करना चाहे अपडेट करना, वो क्वेरी लिख लेना। उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना एग्जीक्यूट अपडेट मेथड की मदद से, और फिर अपने कनेक्शन को क्लोज कर देना क्लोज मेथड की मदद से। तो ये 6 स्टेप्स में आप एक्सप्लेन करते हैं कि डाटाबेस के साथ इंसर्शन कनेक्शन कैसे होती है। इसके अलावा आप जावा का कोड भी लिख देते तो ज़्यादा सही रहता। ये जावा का कोड मैंने 2 पार्ट्स में लिख दिया है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने कोड लिखा था तो बहुत छोटा हो गया था, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम के 2 पार्ट लिए हुए हैं। तो इस प्रोग्राम को समझाता हूँ आपको। तो वही चीज़, SQL पैकेज कॉल कर लिया, SQL का डेट क्लास कॉल कर ली और यूटिल पैकेज कॉल कर लिया। क्लास बनाई, नाम जो मर्जी रख सकते थे, ए बी जो मर्जी रख देते सकते थे, हमने मीनिंगफुल नाम रखा है अटेंडेंस रिकॉर्ड इंसर्शन। मेन क्लास बनाई, उसके बाद कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट अभी नल रखा। ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखेंगे क्योंकि एक्सेप्शंस ये भी क्रिएट कर सकता है। पहले ड्राइवर लोड करेंगे क्लास डॉट फोर नेम की मदद से, ये JDBC और ड्राइवर्स को लोड किया गया। फिर मैं क्या करूँगा, कनेक्शन को पाथ बताऊँगा, मतलब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करूँगा। तो बताया कि भैया ये नाम का मेरा डेटाबेस बना होगा, मेरा यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड खाली है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है MySQL की। फिर अपनी SQL क्वेरी लिखी कि भैया इस डेटाबेस के अंदर एक TBL अटेंडेंस नाम का टेबल बना होगा, उसके अंदर
इस रोल नंबर की, डेट की और स्टेटस के 3 कॉलम्स बने होंगे। इन 3 कॉलम्स में वैल्यूज डालनी है। क्या वैल्यूज डालनी है? अभी मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, मतलब ये वैल्यूज मैं बाद में फिल करूंगा। फिर मैंने क्या किया, यूजर से ये सारी वैल्यूज लेने के लिए इंट रोल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और रोल नंबर की वैल्यू यूजर से पूछी, डेट आज की गेट करी डेट मेथड की मदद से। फिर मैंने अटेंडेंस पूछा कि क्या लगानी है, प्रेजेंट लगानी है, एब्सेंट लगानी है या लीव लगानी है। जब ये इन्फॉर्मेशन मैंने पूछ ली, नाउ आई एम रेडी टू पुट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन दीज क्वेश्चन मार्क्स। तो मैंने क्या किया, उसके लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर इस सीक्वल को पास कर दिया और फिर मैंने बोला इसके अंदर एक इंटीजर होगा, जैसे ये रोल नंबर की डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है ना। इसके अंदर यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर रोल नंबर की वैल्यू ये फिल कर देना, मतलब इस लाइन में ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाएगा रोल नंबर की वैल्यू से, ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाएगा डेट की वैल्यू से और ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाएगा स्टेटस की वैल्यू से। 3 कॉलम्स है तो फर्स्ट कॉलम के, सेकंड कॉलम के, थर्ड कॉलम में इन वैल्यूज को अपडेट कर देना। जब ये लिख दिया है, अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं। नेक्स्ट फेज पे हमने क्या करना था, मेथड कॉल किया एग्जीक्यूट अपडेट। अगर आप इंसर्ट कर रहे हो और अगर आप अपडेट कर रहे हो, दोनों केसेस में आपको यही मेथड कॉल करना है। जब ये अपडेट हो जाएगा तो इसका एक स्टेटस वो रो इंसर्टेड में डालेगा। पॉजिटिव नंबर डालता है जब आपका सारा काम सही से हो जाता है, नेगेटिव नंबर डालता है जब कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने चेक किया क्या उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो मैं मैसेज दूंगा हाँ भाई आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड सेव हो गया है। और अगर नहीं है तो मैसेज देता हूँ कि कनेक्शन फेल हो गया या किसी वजह से अटेंडेंस रिकॉर्ड सेव नहीं हो पाया। स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज किया, ट्राई ब्लॉक को यहाँ पे क्लोज किया, ट्राई के कॉरस्पॉन्डिंगली कैच ब्लॉक में चाहे क्लास की एक्सेप्शन आए चाहे सीक्वल की एक्सेप्शन लाए, ये और लगा हुआ है कि दोनों के लिए ये ऑब्जेक्ट काम करेगा। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करता है कि जो भी एक्सेप्शन है उसको प्रिंट करवा दो। ट्राई कैच के बाद फाइनली ब्लॉक रखा है। फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया है, ट्राई ब्लॉक में कनेक्शन क्लोज किया है। अब कनेक्शन क्लोज भी एक्सेप्शन रेज कर सकता है तो अगेन इसको ट्राई कैच के अंदर रखा है और प्रिंट स्टैक ट्रेस यहाँ पे भी प्रिंट करवाया हुआ है। तो ये आपका डेटाबेस कनेक्शन का कोड था। ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं भी होता प्रोग्राम तो आप ये स्टेप्स भी लिख देना। अगर जैसे आप क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन छोड़ना होता है ना, जैसे 5th छोड़ना है या 4th छोड़ना है या 3rd छोड़ना है या 2nd छोड़ना है, तो वो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि भैया जैसे आप 4 नहीं छोड़ पा रहे तो इसमें एक पेज का कोड लिख दो। एक पेज का मतलब यही लिख के छोड़ाओ, ठीक है ना, सारा मत लिखो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन छोड़ना होता है 2 3 4 5 में से, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो इसी के साथ आपका 4th का बी पार्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं 4th के सी पार्ट पे। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है जी। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? सिंक्रोनाइजेशन होती है कि मान लीजिए एक प्रोसेस है मेरा या एक रिसोर्स है ए नाम का जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है $500। कोई थ्रेड है T1 और कोई थ्रेड है T2। ये भी इस रिसोर्स को असेस करना चाहता है और ये भी इस रिसोर्स को असेस करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, इसमें 200 ऐड करना चाहता है और ये क्या करना चाहता है, इसमें से 700 निकलवाना चाहता है ना। तो ये T1 चलेगा फिर T2 चलेगा। अब इसमें 500 तो है नहीं, इसमें 700 तो है नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मान लीजिए पहले T1 चले, 500 + 200 करके 700 कर दे, तब ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो सकती है। सिंक्रोनाइजेशन मेक श्योर करता है कि 2 ट्रांजैक्शंस अगर एक रिसोर्स को असेस कर रही हैं तो किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स जब चलते होते हैं उनका ऑर्डरली एग्जीक्यूशन का ध्यान रखता है। जो थ्रेड्स आपके मल्टीपल चल रहे हैं वो एक रिसोर्स को शेयर करते हैं जैसे कि ए, और कॉन्करेंटली मतलब एक साथ ही इसमें डेटा डालते हैं। तो इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है कि भैया कहीं डाटा करप्ट ना हो जाए या कंसिस्टेंसी मतलब गलत रिकॉर्ड ना शो हो जाए, ठीक है ना। जब सिंक्रोनाइजेशन होती है तो ये क्या करता है कि एक टाइम पे एक थ्रेड ही चले और वही थ्रेड अपने ऑब्जेक्ट को असेस करे, ठीक है ना। 2 तरीकों से सिंक्रोनाइजेशन की जा सकती है, या तो आप मेथड को सिंक्रोनाइज कर लो या आप एक ब्लॉक को ही सिंक्रोनाइज कर लो। तो 2 तरीकों से आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते थे। ये आपका डेफिनेशन था और एक एग्जांपल देना था, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, समझते हैं इसको। एक क्लास बनाई मैंने काउंटर नाम की जिसके अंदर एक सिंपल काउंट वेरिएबल है, काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ 2 थ्रेड बनेंगे, एक T1 और एक T2। ये भी इसके अंदर चीज़ों को प्लस करेगा और ये भी इसके अंदर चीज़ों को प्लस करेगा साइमल्टेनियसली। तो मैंने क्या किया,
दो ऑब्जेक्ट बनाए T1 T2, दोनों काउंटर पे वर्क करेंगे। तो मैंने क्या किया, काउंटर क्लास के ऑब्जेक्ट पास कर दिए हैं यहाँ पे और इन दोनों को स्टार्ट कर दिया है थ्रेड को। इस कोड को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड मेथड भी रखा है। तो पहले इसको देखते हैं, वॉइड इंक्रीमेंट जो क्या कर रहा है, सिंपली काउंट प्लस प्लस कर रहा है ना, एक एक बढ़ाता जाएगा। और किस थ्रेड ने, यानी T1 ने इसको काम किया है या T02 ने काम किया है, जिसने भी काम किया है उसका नाम प्रिंट करेगा और साथ में इंक्रीमेंट करके काउंट की वैल्यू शो करेगा कि काउंट की वैल्यू इतनी हो गई है। और मैंने एक थ्रेड बनाया है ताकि मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट हो सके, एक्सटेंड थ्रेड किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर काउंटर की वैल्यू सेट करी है और रन मेथड के अंदर 1 से 5 तक की लूप लगाई है। मतलब T1 भी 5 तक ऐड करेगा और T2 भी 5 तक ऐड करेगा। ओके, तो इस तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो जब ये चलेंगे T1 डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट, तो जैसे पहले T0 चला, T0 ने क्या किया, 0 को प्लस करके 1 कर दिया, क्योंकि 0 था ना, 0 को प्लस करके 1 कर दिया। फिर थ्रेड 1 चला, थ्रेड 1 इसको लगातार इंक्रीमेंट करता गया। अब थ्रेड 1 को 0 रिसोर्स नहीं मिलेगा, 1 रिसोर्स मिलेगा, क्योंकि 0 रिसोर्स शुरू में था। T0 चल के इसमें +1 कर चुका था। अब T1 जो है इस 1 की वैल्यू को असेस करेगा। फिर T1 ने इसमें इंक्रीमेंट करने शुरू किए। जब T1 ने काम खत्म कर लिया तो जो भी T0 का रिमेनिंग इंक्रीमेंट रहते तो वो उसने इंक्रीमेंट को परफॉर्म किया। तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन का एक आसान सा कोड था जो आप पेपर के लिए मेमोराइज कर सकते हो या इसको चला के देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन का एक प्रोग्राम है। इसी के साथ आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ABC पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन थी, चलते हैं उस पर। सबसे पहले उसने पूछा था ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन होता क्या है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन क्या होता है, जावा का एक तरीका है जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट स्टेट को कन्वर्ट किया जाता है बाइट स्ट्रीम में। ठीक है ना, फिर बाइट स्ट्रीम को वापस कन्वर्ट किया जा सकता है ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में। सीरियलाइजेशन कई सिनेरियोज में यूजफुल है, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्टेट को सेव करना है फाइल में, या ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे भेजना है, या ऑब्जेक्ट को डेटाबेस पे सेव करना है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को आप चाहे डेटाबेस में, चाहे फाइल में, चाहे नेटवर्क पे सेंड करना चाहते हो तो आपको सीरियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सीरियलाइजेशन करते हुए 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी सीरियलाइजेबल इट्स क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट, आपकी क्लास सीरियलाइजेबल क्लास को, इंटरफेस को इनहेरिट करेगी। अगर आपका क्लास जैसे पर्सन है और ये सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो ये क्या करेगी, एक पैकेज को इम्प्लीमेंट करेगी। क्या नाम है पैकेज का, सीरियलाइजेबल का। और एक रूल और है कि भाई जो ट्रांजिट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, वो सीरियलाइज नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन का डेफिनेशन था। मैं एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझा देता हूँ। तो पहले प्रोग्राम में मैंने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके लिए क्या किया, सीरियलाइजेबल को इंपोर्ट किया, आईओ पैकेज की क्लास है सीरियलाइजेबल, उसको कॉल किया। पर्सन क्लास ने इसके सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इनहेरिट किया। इसने क्या किया, नेम नाम का वेरिएबल बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक टू स्ट्रिंग मेथड बनाया है जो नाम प्रिंट करता है। सीरियल का कौन सा आइडेंटिफायर देने के लिए मैंने 1L नाम का एक आइडेंटिफायर भी क्रिएट करके रखा है। और नीचे क्या किया है, मेन क्लास के अंदर पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के स्टेट को अब मैं सेव करना चाहता हूँ फाइल में, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के person.ser करके मैंने इसको सेव करने की कोशिश करी है। जो भी इस ऑब्जेक्ट इसका बनता है इसकी फाइल आउटपुट फाइल बन जाए और आउट फाइल के अंदर पर्सन के डिटेल्स आप सेव कर दो, ये काम मैंने किया है। अब इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन था। आप क्या लिख सकते थे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है ना, तीसरी लाइन या तीसरी लाइन, बस बाकी छोड़ देते। फिर नीचे यहाँ पे क्या करते, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और ये आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट पर्सन, 5वीं लाइन। बस एक एक लाइन लिख लिख के समझा देते कि इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से क्या हुआ। या ये भी मत लिखते आप लोग, सीधा आप ये लाइन लिख देते कि भाई आउट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं डेटा को सेव कर सकता हूँ। तो ये होता है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट के स्टेट को अगर आप फाइल में या डेटाबेस में या नेटवर्क में सेव करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन करनी पड़ती है। ओके, इसी के साथ आपका एक ए पार्ट खत्म हुआ। बी पार्ट में अब यार उसने लिबरल लिखा हुआ है। लिबरल नाम की टर्म मैंने जावा में तो कभी नहीं सुनी, ये मिस स्पेलिंग है मेरे हिसाब से लिटरल, एंड आई एम 99.99.9% मैं श्योर हूँ कि लिटरल्स ही हैं, ये लिबरल्स नहीं है।
ठीक है ना, और इसलिए मैं लिटरल्स के हिसाब से ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स जब आप नंबर बनाते हो कोई, है ना, जो वेरिएबल लेते हो, उस वेरिएबल की जब डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो वो लिटरल्स कहलाएगा। तो लिटरल्स क्या है? आपकी फिक्स्ड वैल्यू होती हैं जो सीधा कोड में डाल दी जाती होती हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए या वैल्यूज दी जाती हैं किसी एक्सप्रेशन को, तब इसको यूज़ किया जाता होता है, ठीक है ना। कई तरीके के लिटरल्स होते हैं डाटा टाइप के हिसाब से, जैसे आपने कहा इंटीजर लिटरल हो गया, आपने इंट बना लिया, फ्लोट हो गया, करेक्टर हो गया, स्ट्रिंग लिटरल हो गया और बुलियन लिटरल हो गया। इसमें मुझे और कुछ नहीं मिलना लिखने को, क्योंकि ये इतना ही था। इसके बाद बहुत ही बात, आप एक प्रोग्राम लिख सकते थे जावा का, जिसके अंदर आप सारी वैल्यूज़ यूज़र इनपुट करवा लेते या डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल के इनको प्रिंट करवा लेते। यही वेरिएबल लेके मेन के अंदर इन वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेते। प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे डेसिमल सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, पाई सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ch1, आप इनको प्रिंट करवा के देख सकते थे, ठीक है ना। तो लिटरल का क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया। अगला था सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो सर्वलेट जब चलता है तो सर्वलेट का लाइफ साइकिल है क्या? तो सर्वलेट्स क्या होते थे? अभी एप्लेट्स और सर्वलेट का डिफरेंस किया था हमने। तो सर्वलेट्स क्या होते हैं? एडवांस हैं, ये सर्वर पे चलते होते हैं, ठीक है ना, और ये PHP और ASP.NET की तरह ऑल्टरनेटिव डायनामिक वेबसाइट्स का काम करते हैं। तो कंटेनर इन विच द सर्वलेट हैज़ बीन डिप्लॉयड कंट्रोल्स द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लेट। जिसके अंदर आपने सर्वलेट को रखा है वही इसको हैंडल करता है। जब भी आप सर्वलेट की रिक्वेस्ट मैप करते हो तो इन फॉलोइंग स्टेप्स को इंप्लीमेंट किया जाता होता है। लाइफ साइकिल में क्या है? पहले सर्वलेट क्लास को लोड किया जाएगा, इसका इंस्टांस बनाया जाएगा, इनिट मेथड को कॉल किया जाएगा, यही चीज़ आपने यहाँ पे डायग्राम बना के लिख सकते थे। फिर क्या किया जाएगा? जब सर्वलेट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सर्विस मेथड को कॉल करेगा, इसके बाद इनिट मेथड और फिर सर्विस मेथड को कॉल करेगा। इफ ए कंटेनर नीड्स टू रिमूव द सर्वलेट, इट फाइनलाइजेस द सर्वलेट बाय कॉलिंग द सर्वलेट डिस्ट्रॉय मेथड। अगर सर्वलेट को हटाना भी है तो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल किया जाएगा और आपका सर्वलेट का लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। On some web pages, the data is retrieved from the corporate databases, which should be secure. For these kind of operations, you can use servlets. कहाँ पे सर्वलेट यूज़ किया जाता है? उन सिचुएशंस में जहाँ पे आपको डेटाबेस से डाटा उठाना है, तो उस डेटा को सिक्योर करने के लिए आप सर्वलेट बना के सर्वलेट्स के ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये आपका सर्वलेट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन था। 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन थे ये, तो भाई इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अगला टॉपिक था गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। गार्बेज कलेक्शन जावा में डिस्ट्रक्टर्स का काम करते हैं। अगर मैं C++ लैंग्वेज की बात करूं तो जैसे आपने क्लास बनाई है ए नाम की C++ में, इसके अंदर कुछ भी रखा है। जब आप ए का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और इसको मेमोरी मिल जाती है, मान लीजिए 10 बाइट्स 20 बाइट्स मिल गई, ठीक है ना। जब आप क्लास बंद कर दोगे, जब आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपको ये 10 बाइट्स का मेमोरी फ्री करना है। मेमोरी फ्री करने के लिए C++ में डिस्ट्रक्टर्स होते थे, तो डिस्ट्रक्टर बना के आप ये काम कर सकते थे। लेकिन जावा में डिस्ट्रक्टर्स हैं ही नहीं, तो जावा में ये फ्री करने का काम कौन करेगा? कहते हैं इसके लिए हमारे पास इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है GC, पूरा नाम है गार्बेज कलेक्शन। जिसका काम क्या है? जो भी मेमोरी आपके प्रोग्राम ने यूज़ करी है, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो इसको फ्री कर दिया जाए। तो जो भी मेमोरी ऑब्जेक्ट ने आपकी मेमोरी को ली है, उसको फ्री करने का काम आपका गार्बेज कलेक्शन करता है। गार्बेज कलेक्शन को जावा प्रोग्राम में कॉल कैसे करना है? system.gc, इस तरीके से आपका गार्बेज कलेक्शन मेथड कॉल हो जाएगा। कॉल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चलता है, पर फिर भी अगर कॉल करना हो तो ऐसे कॉल कर सकते हो। लेकिन गार्बेज कलेक्शन का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? कई बार जब आपका जावा का प्रोग्राम चल रहा होता है, जावा प्रोग्राम मेमोरी तो लेता ही लेता है, कई बार वो डेटाबेस की फाइल ओपन करके बैठा होता है या एक टेक्स्ट फाइल ओपन करके बैठा होता है। जो फाइलें आप ओपन करके बैठे हो, इसको फ्री नहीं कर सकता आपका गार्बेज कलेक्शन। तो इसको फ्री करने के लिए आपको फाइनलाइज मेथड कॉल करना पड़ता होता है, ठीक है ना। तो ये आपका गार्बेज कलेक्शन था। एक प्रोग्राम कर लेते हैं, वैसे आई डोंट थिंक कि आपको लिखने की जरूरत थी, बट स्टिल ये प्रोग्राम है गार्बेज कलेक्शन का। इसमें गार्बेज कलेक्शन फाइनलाइज दोनों को मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो क्लास बनाई माई क्लास नाम की, कंस्ट्रक्टर बनाया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल एक मैसेज। फिर फाइनलाइज मेथड बनाया। फाइनलाइज मेथड का ये जो सिग्नेचर है ये इनबिल्ट डिफाइंड है, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओवरराइड करोगे तो प्रोटेक्टेड एसेट स्पेसिफायर के अंदर रख के, वर्ड रिटर्न टाइप रख के इस मेथड को आप बनाते हो, अपना जो मैसेज यहाँ पे लिखना चाहते हो वो रख सकते हो। फिर आपने मेन क्लास बनाई। मेन क्लास के अंदर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी क्रिएट हो गई, कंस्ट्रक्टर चल पड़ा। फिर आपने ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल किया कि भाई मैं मेमोरी खत्म कर रहा हूँ। फिर गार्बेज कलेक्शन कॉल किया और फिर ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। तो ये चला कैसे? सबसे पहले इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास इस लाइन से,
फिर system.gc चला तो उसने क्या किया, system.gc चला तो यहाँ पे इनबिल्ट कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर एंड ऑफ गार्बेज कलेक्शन, इसके बाद ये वाली लाइन चली, गार्बेज कलेक्शन चला, और सबसे एंड में फिर एंड में जाके फाइनलाइज चलेगा और कहेगा भाई फाइनलाइज मेथड कॉल हो गया है आपका। तो ये आपके गार्बेज कलेक्शन और फाइनलाइज दोनों का एग्जाम्पल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई पार्ट लास्ट क्वेश्चन है, कुकीज़ क्या होती हैं, इसका रोल क्या होता है सेशन हैंडलिंग में, ठीक है ना। तो देखो यार, कुकीज़ क्या होती हैं, जब आप सर्वर क्लाइंट की बात कर रहे हो, जैसे कि ये आपका एक सर्वर है और ये आपका क्लाइंट है। सर्वर और क्लाइंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सर्वर विल नेवर नो इन व्हाट स्टेट योर क्लाइंट इज, वो लॉग इन कर चुका है या नहीं, वो कौन सा पेज खोल के बैठा है, लॉग आउट कर चुका है कि नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास नहीं होती है, सर्वर के पास नहीं होती है क्लाइंट की। इन सब इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करने के लिए सेशंस और कुकीज़ का इस्तेमाल किया जाता होता है। तो उसने ये पूछा था कि जब सेशन चलते हैं तो क्या कुकीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने पहले कुकीज़ का छोटा सा डेफिनेशन दे दिया यहाँ पे, और अब मैं बता रहा हूँ कुकीज़ का रोल कि भाई सेशंस में क्या रोल होता है। कहता है कुकीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जावा वेब एप्लीकेशंस में। जब आप वेबसाइट्स बनाओगे जावा के अंदर सेशन हैंडलिंग के लिए, ये आपको एक मैकेनिज्म या एक जरिया प्रोवाइड करती हैं जिसकी मदद से आप HTTP रिक्वेस्ट का स्टेट और यूज़र का सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब किस स्टेट पे है यूज़र ये पता कर सकते हो। कुकीज़ कैसे वर्क करती हैं, सबसे पहले जब सर्वर ने, जब यहाँ पे इसने लॉगिन का रिक्वेस्ट भेजा, लॉगिन का रिक्वेस्ट भेज के सर्वर ने क्या किया, इसका एक सेशन क्रिएट किया, सेशन क्रिएट करके इधर भेज दिया गया। इस सेशन को कुकी स्टोर करेगी। सर्वर जनरेट्स अ यूनिक सेशन एंड सेंड इट टू द क्लाइंट इन द फॉर्म ऑफ कुकी। तो सर्वर ने सेशन को कुकी की फॉर्म में ही भेजा है। क्लाइंट साइड पे आए, ब्राउजर क्या करेगा, आप इस क्लाइंट साइड पे ब्राउजर क्या करेगा, इस कुकी को इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेगा, ठीक है ना, जिससे आपके सर्वर को पता चलता रहेगा कि भाई किस सेशन में पड़े हुए नहीं। फिर क्या करेगा, जब आपने इस कुकी को स्टोर कर लिया है, सेशन आईडी को स्टोर कर लिया है कुकी की फॉर्म में, तो लॉगिन स्टेटस क्या है, शॉपिंग कार्ट में क्या रखा है, यूज़र की प्रेफरेंसेस क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ कुकीज़ आप सेव कर सकते हो। कुकीज़ को सिक्योर करना है तो भैया HTTPS प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से आप कुकी को सिक्योर कर सकते हो। कुकी का एक एक्सपायरेशन टाइम सेट होता है, जैसे आपने 2 मिनट लॉगिन करने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं करी तो 2 मिनट के बाद आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, कुकीज़ की मदद से ही। कुकीज़ क्या करती हैं, इन सेशंस को डिस्ट्रॉय कर लेती होती हैं, ठीक है। इसलिए आपके रोल ऑफ कुकीज़ का क्वेश्चन था जो आप पेपर में लिख सकते थे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।